विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 36 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लास्ट वाला जो वीडियो लेक्चर था आपका, तो उसमें हम पढ़ चुके थे कि पृथ्वी के क्षैतिज तल में गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है, तो आज हम इसमें स्टडी करेंगे कि पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहे, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर या फिर ऊपर की ओर भी वाला केस इसमें बनता है, और एक और केस बनता है कि पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है, तो पहले ऊर्ध्वाधर दिशा से नीचे की ओर गति कर रहे हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पृथ्वी से की जगह आप इसको करो पृथ्वी पर। ठीक है, आ रहा है कोई ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ये है हमारी हेडिंग। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे, अभी तक क्षैतिज तल का कर लिया और अब केंद्रीय बल का प्रभाव कर लिया। अब है आपका ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रहे कण पर आपका क्या करना है, आपको कोरियोलिस बल का प्रभाव देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। माना m द्रव्यमान का एक कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर v वेक्टर डैश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी घूर्णी निर्देश की बात होगी, तो उसी के आधार पर हम लेके चलेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर v वेक्टर डैश वेग से गतिमान है। ठीक है, इसमें क्या करो, इसमें एक डायग्राम बना लो, वो वाला आपका जो पृथ्वी वाला था ना, जिसमें हमने कोणीय वेग ओमेगा से पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दी थी, वो आप बना लो इसमें। ठीक है, ये आप बना लेंगे, बना हुआ है आपका, वहाँ से भी आप देख के बना सकते हो। ठीक है, ये है आपका। तो कितने वेग से गतिमान है, v डैश वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो इस वेग का हम क्या करेंगे, सदिश रूप लिखेंगे। ठीक है, अतः वेग का सदिश रूप निम्नलिखित होगा।
देखो जरा सदिश रूप को समझो जरा, है ना, कि सदिश रूप का यहाँ पे मतलब ये है कि जब इसको हम लिखेंगे तो उसमें कौन सा एकांक सदिश आएगा और कौन सी अक्ष के अनुदिश होगा। ये देखो जेड डैश एक्स डैश और वाई डैश की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये कौन से तल में आते हैं, क्षैतिज तल में। तो यहाँ पर क्षैतिज तल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है आपकी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, आप चाहो तो वर्टिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस बिंदु पी पर जो निर्देश तंत्र है उसके अक्षों को देखेंगे, एक्स डैश वाई डैश क्षैतिज तल का, ऊर्ध्वाधर कौन सा है, जेड डैश। लेकिन जेड डैश की दिशा क्या है, पृथ्वी से या पृथ्वी की सतह से कहाँ पर, ऊपर की ओर है। और ये जो कण गति कर रहा है अंतर्विमान का, वो किधर आ रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है। यानी कि इसके ठीक कैसा हो जाएगा, अपोजिट में। ठीक है, और इसके अनुदिश एकांक क्या होता है, के कैप डैश। तो माइनस यानी कि अपॉन, अगर अपोजिट में जाएगा तो कौन सा एकांक सदिश हो जाएगा, क्या डायरेक्शन होगी, माइनस के कैप डैश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर डैश और माइनस के कैप डैश, और ये आ गया आपका बी डैश, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है। इसलिए अगर दो होते तो इसके साथ बी जेड लिख देते हैं और जे दूसरा कोई होता उसके साथ बी एक्स या बी वाई आ जाता है, लेकिन एक ही है जिसको हमने यहाँ लिख दिया। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब आपको पता है कि इसमें गुरुत्वीय त्वरण भी कार्य करेगा ना, क्योंकि पृथ्वी की ओर आ रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में, नीचे सीधा स्ट्रेट, तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का भी प्रभाव होगा। देखो गुरुत्वीय त्वरण के लिए गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के लिए क्या करेंगे इसमें, देखो गुरुत्वीय त्वरण को हमने मान लिया जी से। ठीक है, क्या ले लिया हमने, जी। और त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग कितना है इसका, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेग क्या है, वी डैश, और समय क्या आ गया, टी। त्वरण बराबर क्या, वेग बटे समय, तो ये आ गया। यहाँ से वी डैश का मान निकालो, क्या आ जाएगा, जी इंटू टी। ये मान समीकरण 1 पर रखेंगे, नोट करो फटाफट इसको, बता दूंगा। क्लियर हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ये हमारा ये मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर रखो, क्या आ जाएगा, माइनस जी टी के कैप डैश। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसको हम हटा सकते हैं। चलिए देखिए, समीकरण 2 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, बी डैश वेक्टर की वैल्यू है। अब कोरियोलिस बल का फॉर्मूला, कोरियोलिस बल के सूत्र से, कोरियोलिस बल का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, एफ सी वेक्टर बराबर -2m ओमेगा क्रॉस
बी डैश वेक्टर, ये आ गया। इसको डालो समीकरण नंबर 3। बी डैश वेक्टर की वैल्यू है आपके पास समीकरण 2 में, बट ओमेगा की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, तो ओमेगा बराबर लिख लीजिए। कोणीय वेग सदिश रूप, कोणीय वेग सदिश रूप क्या आ जाएगा? ओमेगा बराबर ओमेगा जे कैप डैश कॉस लैम्डा ओमेगा के कैप डैश साइन लैम्डा, ये आ गया समीकरण 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब 2 और 4 के मान क्या रखेंगे? 3 में रख दीजिए। समीकरण 2 और समीकरण 4 का मान कहाँ रख दिया? समीकरण नंबर 3 रखेंगे। तो पहले उधर जगह नहीं है शायद, ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर उसको हटा देते हैं। चलिए, चलिए देखिए, वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे उसको। एफ सी बराबर 2n ये, क्योंकि अभी ब्रैकेट की वैल्यू अंदर छोटा ब्रैकेट यूज है। ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा जे कैप डैश कॉस लैम्डा ओमेगा के कैप डैश साइन लैम्डा क्रॉस माइनस जी टी के कैप डैश, यही तो आ गया। अब इसका 3 स्टेप मिल जाएंगे आपको, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन में इसको सॉल्व करेंगे। सदिश गुणन करिए, क्या आ जाएगा? एफ सी इक्वल -2n, इसका इसमें करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा और क्या आ जाएगा? जी कैप डैश क्रॉस के कैप डैश, ठीक है। इधर ये भी माइनस का आएगा, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा जी टी साइन लैम्डा ओमेगा जी टी साइन लैम्डा और आ जाएगा आपका के कैप डैश क्रॉस के कैप डैश, ये आ गया पूरा रन, ठीक है, पूरा कंप्लीट। चलो इसको और अब करते हैं सॉल्व। एक स्टेप तो ऑलरेडी 0 हो गया, के कैप डैश क्रॉस के कैप डैश 0, ये वैल्यू आपकी पूरी हो गई 0, केवल आपके पास ये बचा है। और जे क्रॉस के का क्या होगा? जे क्रॉस के किसके बराबर होता है? आई के, जे के बाद क्या आ जाएगा? आई, तो आई के प्लस हो जाएगा ओमेगा जी टी कॉस लैम्डा आई के प्लस, ठीक है। आगे लाइन में लिख देंगे इसको, तो उसको 0 रखो। अब इसको 0 कर दो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
2m ओमेगा dt cos लैम्डा हो गया आपका आई कैप डैश। समीकरण नंबर आ जाएगा आपका 5। 3 और 4 के मान तो 2 में रखे थे, ठीक है, 4 तक अगर ये आएगा आपका समीकरण नंबर 5। नोट करो इसको। अब जरा देखो जरा ध्यान से, समीकरण 5 को आप ध्यान देंगे तो जो एक्सी यानी कोरियोलिस फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर हो गई है, आई कैप डैश। आई कैप डैश किसका एकांक सदिश है, वो है एक्स डैश अक्ष का, और एक्स डैश अक्ष किसकी ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। किधर है, पूर्व दिशा की ओर। तो अब ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। समीकरण 5 से स्पष्ट होता है कि जब कोई कण पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करता है तो उस पर कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है वो पूर्व दिशा की ओर कार्य करता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। समीकरण 5 से स्पष्ट है कि नीचे की ओर गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव पूर्व दिशा की ओर कार्य करता है। पूर्व दिशा की ओर कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया समीकरण 5 का। अब समीकरण 5 को पुनः यूज करेंगे हम, इसके बाद देखेंगे। ये पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो समीकरण 5 का क्या करेंगे, मापांक लेने पर। समीकरण 5 का क्या करोगे, मापांक ले लीजिए। तो मापांक लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अब इसमें केवल इसका जो सदिश रूप है उसमें केवल एक ही एकांक सदिश आ रहा है। तो अंडर रूट के अंदर इसी का जब वर्ग करोगे तो उसके वर्ग से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि प्लस में कोई दूसरा टर्म है ही नहीं, केवल इसी का अंडर रूट में इसी का वर्ग हो जाएगा। तो इसका वर्ग और इसका जो वर्ग होगा उससे अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका जो मापांक इस प्रकार से होगा, फिर भी लिख देता हूँ, अंडर रूट 2m ओमेगा gt cos लैम्डा ये आ जाएगा। देखो प्लस अगर दूसरा कोई एकांक सदिश होता जैसे जे कैप डैश या के कैप डैश होता तो प्लस में यहाँ पर आता उसके गुणांक का वर्ग, लेकिन कोई है नहीं तो ये केवल इतना ही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा इधर, एफ सी बराबर इधर क्या जाएगा 2m ओमेगा gt और ये आ गया आपका कॉस लैम्डा। इतना ही आया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया।
चलिए इसको जोड़ो समीकरण नंबर 6 नोट करो, उसके बाद फिर जल्दी से हटाते हैं इसको। चलिए देखिए समीकरण 6 में देखो F क्या फोर्स है, तो न्यूटन की गति के सेकंड नियम से, न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा बल का नियम F बराबर ma, तीसरा है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। हम यहाँ पर यूज करेंगे बल का नियम F बराबर ma से। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होगा, Fc बराबर ma डैश। ध्यान रखना कोरियोलिस बल जो होता है वो आभासी बल होता है, ठीक है। और ये इसका मास F बराबर m, ये हो गया द्रव्यमान, और ये हो गया आपका उसका आभासी जो त्वरण होता है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आप समीकरण 6 में मान सकते हैं। समीकरण 6 में मान रखने पर रख दो, क्या आ जाएगा, ma डैश 2m ओमेगा gt एंड ये cos लैम्डा। m से m क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, a डैश 2 ओमेगा gt और ये cos लैम्डा। अब लास्ट वाली लाइन को हटा दो। अब आपको ये पता है कि इस a को जो त्वरण होता है वो क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर, या ऐसे बोल दीजिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और वेग परिवर्तन, वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन को। तो आपको इस प्रकार से आपने देखना होगा कि जैसे कोई a है, त्वरण है, तो उसको d2x अपॉन dt स्क्वायर ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम a डैश को भी लिखेंगे। a डैश को भी लिख लीजिए, क्या होगा, d2x डैश अपॉन dt स्क्वायर बराबर 2 ओमेगा gt क्या है, cos लैम्डा। अब क्या करेंगे, पृथक्करण कर देंगे, ठीक है। यानी कि d2x स्क्वायर तो इधर ही रहेगा और इसको ले जाएंगे उधर दूसरी तरफ। तो क्या है देखिए, d2x डैश बराबर 2 ओमेगा gt cos लैम्डा, और इधर आ गया आपका dt स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है इस प्रकार के समीकरण का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अवकलन के डिफरेंशियल के फॉर्म में है ना, इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। करिए समाकलन करने को, समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, देखो 2 बार करना पड़ेगा तब x डैश का मान निकलेगा, एक बार करेंगे तब dx डैश का मान निकलेगा, क्योंकि d2 है, 2 बार है, ठीक है, डिफरेंशियल। क्या आ जाएगा, dx डैश बराबर
2 ओमेगा जी और कॉस लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो 2 ओमेगा जी और ये कॉस लैम्डा, ठीक है। और एक बार ये टी के रेस्पेक्ट में तो हो रहा है ना, तो इधर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और एक अभी डी टी बचा रहेगा क्योंकि डी टी स्क्वायर है इसलिए एक डी टी यहाँ पर बचा रहेगा, ये आ गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, डी एक्स डैश क्या मिला आपको, हाँ एक कांस्टेंट और आएगा इसमें प्लस सी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। शायद इसमें दिख नहीं रहा है, देखो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये जो लाइन है ये वाली, इसमें लास्ट में ये जो डी टी लिखा है, डी टी के आगे प्लस सी कांस्टेंट इस टाइप से ऐसे कर देना, प्लस कोई कांस्टेंट आता है ना डिफरेंट क्या करते हैं समाकलन करते हैं तब, तो वो कांस्टेंट भी आप उसमें पीछे जोड़ देना, ठीक है। इधर क्या आएगा डी एक्स डैश, अब क्या आएगा ओमेगा जी कॉस लैम्डा टी स्क्वायर डी टी प्लस सी, इसमें दिख रहा है आपको, जो चीज़ यहाँ नहीं दिख रही वो आपको इसमें दिख रही, नोट कर लो इसको, थोड़ा आगे बढ़ो। चलिए देखो जरा, ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गई। अब इसमें क्या हम प्रारंभिक स्थिति के लिए क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, एक्स डैश बराबर 0 कब होगा, जब टी बराबर क्या होगा 0। तो ये दोनों वैल्यू जब इसमें अप्लाई करेंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा 0 और एक्स डैश क्या है 0, तो डिफरेंशियल कुछ सब 0 हो जाएगा। सी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको समीकरण डाल दो, क्या आ जाएगा 6, समीकरण 6 डाल दिया, शायद 6 ही आएगा, ठीक है। देख लेना अगर 6 के बाद अगर 7 वगैरह हो 7 डाल दो, देखो समीकरण 6 में, समीकरण 6 से क्या आ जाएगा 0 बराबर 0 प्लस सी, सी का मान क्या है 0, ये मान वापस समीकरण 6 में पुट कर देंगे, करिए। समीकरण 6 में क्या आ जाएगा डी एक्स डैश बराबर ओमेगा जी कॉस लैम्डा हो गया आपका टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, और डी टी और आएगा ये आ गया आपका डी टी, ठीक, इसको हटा देते हैं। ये आ गया, अब इसको क्या करते हैं पुनः समाकलन करने का, दोबारा समाकलन करो, पुनः जो है क्या कर देंगे
समाकलन करना। क्या आ जाएगा? एक्स डैश ओमेगा जी क्रॉस लैम्डा ये आएगा प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें सी का प्रारंभिक स्थिति फिर से अप्लाई कर देंगे, सी की वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे का जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हो सकता है कि वीडियो कल पहुँचे, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।